नमस्ते सिलीगुड़ी। मगर आज थोड़ा सा नमस्ते करने में डिले हुआ है हमें, और अभी भी थोड़ा सा समय मुझे लग रहा है कि विलम्ब होगा, और आप हमारे पास हमारे जो मेहमान की कुर्सी है वह भी खाली देख पा रहे हैं। इसका कारण भी हम जान लेंगे थोड़ी देर में। और मैं बता दूं कि आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर सुमित अग्रवाल, जो कि दंत चिकित्सक हैं और समाजसेवी भी हैं। सुमित जी बस पहुंचने ही वाले हैं कुछ ही क्षणों के अंदर में, क्योंकि उन्हें थोड़ा विलम्ब हुआ है। विलम्ब का कारण हम उनसे पूछेंगे, और ऐसे बात करते करते सुमित जी आ भी गए। सुमित जी आप विराजमान होइए। तो सुमित जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्ते सिलीगुड़ी में। धन्यवाद थोड़ा समय का, और संजय जी आपका। और मैं सबसे सॉरी बोलता हूँ क्योंकि लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो उस चक्कर में फंस गया था मैं। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो सुमित जी सॉरी की बात नहीं है, इस पर ही हम बात करेंगे। हमारा जो नमस्ते सिलीगुड़ी जो कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, जो मुख्य बात है, वह भी यही है कि हमें बात करनी है कि हमारे शहर में आखिर समस्याएं क्या हो रही है और उनका समाधान क्या होना चाहिए। तो जैसा कि हम बता रहे थे, हमारे मेहमान है डॉक्टर सुमित अग्रवाल, जो कि दंत चिकित्सक है, समाजसेवी है। इनकी जो प्रोफाइल है उसके बारे में भी हम संक्षिप्त में थोड़ा बता देते हैं। सामाजिक प्रोफाइल जो इनकी है उसमें लायंस यूनिटी के मेंबर हैं, मारवाड़ी ओमन सिलीगुड़ी शाखा से लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, और मेडिका इनके जो प्रोफेशनल प्रोफाइल है उसमें मेडिका जो हॉस्पिटल है उसमें भी ये सेवाएं देते हैं, और साथ साथ मलय चक्रवर्ती जो हॉस्पिटल है उसमें, और चैंग, और साथ साथ मैक्सिलोफेशियल सर्जन भी है, जो कि जैसे कैंसर और इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। मैक्सिलोफेशियल बेसिकली सुपर स्पेशलिटी है दंत विशेषज्ञ की, जिसमें हमें 3 साल और फेलोशिप वगैरह करना होता है, जिससे हमें जैसे टूटे हुए जबड़े, मतलब फेस जॉज सब कुछ लेके इसमें ट्रीटमेंट होता है, जिसमें टूटा जबड़ा हो गया, कैंसर डिटेक्शन हो गया, कैंसर हो गया, एस्थेटिक सर्जरीज हो गई, उसमें बहुत कुछ और भी आ जाते हैं जो चेहरे और गले तक सब कुछ सीमित रहता है। तो मतलब आप दंत चिकित्सक में थोड़ा एडवांस है, yes. अगर हम समझे तो, क्योंकि हम डॉक्टरी भाषा को उतना नहीं समझते, पर एडवांस, हाँ, जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, एडवांस्ड है, अपग्रेड है इनका वर्जन। तो अब क्योंकि डॉक्टर सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर साहब आप जब पहुंचे हमारे यहाँ पर तो कितना युद्ध कर आए हैं आप इस पूरे ट्रैफिक सिस्टम से, ट्रैफिक से? जब मैं अपने क्लिनिक से निकला तो रास्ते में जाम था, और अभी पता है जैसे ऑफिसेज सब बंद होते हैं शाम के समय में, तो बहुत जगह क्या होता है, कोई ट्रैफिक नहीं है, लाइट्स नहीं है, लाइट्स हैं तो बहुत देर तक लाइट्स जली हुई हैं, उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, और वन वे जहाँ है वहाँ पर टोटो वाले ने घुसा दिया, तो उस चक्कर में मेरी गाड़ी अटक गई, और वहीं पर ही मुझे थोड़ा लेट हो गया आने में। दिक्कत होती है। तो इस जो ट्रैफिक सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं, ट्रैफिक जो व्यवस्था है उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो सामाजिक तौर पर, मतलब सिविक सेंस की जो बात है, सामाजिक, जैसे आपने कहा कि टोटो के कारण आपको दिक्कत हुई, या जो भी रॉन्ग साइड में आ जाते हैं, या लाइट की वजह से परेशानी है, हमारा शहर जिस तरह से विकास कर रहा है, हम लगातार इस बात पर चर्चा करते हैं। दर्शकों, यह विषय हो सकता है अब जाकर आपको ऐसा लगता है कि एक ही विषय पर क्यों बार बार बात करते हैं, मगर जब तक ये सुधरेगा नहीं तब तक तो इस पर बात करनी ही होगी। तो ये जो जैम है, जो रोडें छोटी हो गई है, जो सड़कें छोटी हो गई है, इसमें कितना दोषी आप मानते हैं नागरिकों को? इसमें दोष नागरिकों का सबसे ज़्यादा है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप देखोगे जब हम छोटे थे तो रोड उतनी छोटी थी, पहले भी उतनी चौड़ी थी। ऐसा नहीं कि हमारे पास लिमिट समय है, सीमित जगह है जिनको हम रोड चौड़ी कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं। अभी रोड छोटी क्यों हुई है? बिकॉज उनका अधिकरण हो गया, मीन्स इलीगल एनक्रोचमेंट बोल लीजिए आप, जहाँ पर गाड़ी जहाँ एक लगनी चाहिए पार्किंग में, वहाँ 2 गाड़ी लग जाती हैं, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली, उससे क्या रोड और छोटी हो जाती है। सेकेंडली, टोटो जहाँ पर पार्किंग नहीं होना चाहिए वहाँ पर टोटो की लाइन होती है, पहले भी हटाया गया था टोटो को वहाँ से, फिर अगेन अभी देखते हैं कि वापस टोटो का पार्किंग हो जाता है, जहाँ पर डबल पार्किंग हो जाती है, जहाँ पर रोड आधे से कम दिखता है। और जब वहाँ पर जब बड़ी गाड़ियाँ होती हैं तो वहाँ से निकलने में क्या, जब बड़ी गाड़ियों को समय लगेगा तो पीछे ऑलरेडी एक जाम लगना शुरू हो जाता है, उस चक्कर में जाम बढ़ता रहता है। सेकेंडली, जो स्ट्रीट हॉकर्स हैं जो कि अपना रोजगार करते हैं, उनकी वजह से भी क्या, एक पर्टिकुलर एरियाज नहीं है, तो जहाँ शाम होती है वहाँ पर स्ट्रीट हॉकर्स अपना सामान लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ा जाम लग जाता है। स्ट्रीट हॉकर्स की जो अगर बात करें, स्ट्रीट जो फास्ट फूड के या जो टेम्पररी जो काउंटर लगते हैं, उसके बारे में तो अगर हम बात करें तो देखिए, वो उन्हें तो कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल विल के कारण बसाया गया था एक समय में, तो इसमें तो हम नागरिकों को दोषी नहीं मान सकते। आपको क्या लगता है? नहीं,
दोषी नहीं मान सकते, पर एक देखिए कोई भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हर जगह से सहयोग चाहिए। अगर इलीगली बैठाया गया तो ऑब्वियसली उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, पर जब समस्याएं बढ़ती तो उसका हमें निदान करना चाहिए। तो उनको एक स्पेसिफिक कोई एरिया देना चाहिए जहाँ पर, जैसे कि बहुत जगह होता है, जैसे आप देखोगे बहुत सारे बड़े सिटीज़ में क्या एक पर्टिकुलर जगह बना दिया, जैसे फूड जॉइंट्स, जहाँ पर सब जाके वहीं जाते हैं खाना पीने। जैसे आप देखो अहमदाबाद में या कहीं भी जाओ एक जगह है, अभी मैं इंदौर गया था कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर 56 भोग करके, तो वहाँ पर क्या पूरी स्ट्रीट रात को 12 फूड स्ट्रीट है जो रात को 12 बजे खुलती है एंड इट गोज टिल मॉर्निंग। वहाँ पर लोग जाते हैं, वो एक्चुअली सराफा बाजार है, दिन में सराफा बाजार चलता है जहाँ पर कोई भी खाना नहीं होता, फिर रात को 12 बजे बाद वहाँ पर वो स्ट्रीट फूड लगता है और वो रात को 12 बजे स्टार्ट होता है, सुबह तक चलता है। तो वैसा एक कॉन्सेप्ट हो जाए ना, तो क्या एक मतलब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन हो जाए और जगह में जाम भी नहीं लगे, तो वो एक समस्या है जो कि पॉसिबिलिटी दूर हो सकती है। समस्या को समाधान उस तरीके से कर सकते हैं। तो दर्शकों में बता दूं, डॉक्टर सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि एक दंत चिकित्सक है और समाजसेवी भी है। ये बता रहे हैं कि किस तरीके से अगर हम प्रशासन और सामाजिक पहल या नागरिक जो है सिलीगुड़ी को मिलकर पहल करें तो कैसे समस्या दूर हो सकती है, उसके बारे में अपने विचार रख रहे हैं। आप तो एसएफ रोड में आपका जो ये डेंटल क्लिनिक है वो एसएफ रोड में स्थित है। उस जगह पे 1 महीने पहले ही एक कॉर्पोरेशन ने एक बड़ा अभियान चलाया था। उस अभियान के बाद कितना फायदा मिला है आपको? फायदा तो नहीं मिला, वैसे की वैसी स्थिति, वैसी पार्किंग की समस्या आई है। अब जैसे कि पार्किंग के लिए लोग रखे जाते हैं, जो भी अलॉटेड लोग होते हैं वो दिखते ही नहीं है। तो अभी होती क्या कि जहाँ पर गाड़ी जानी चाहिए रखनी चाहिए वहाँ, उसके अलावा अगर किसी को गाड़ी निकालनी हो तो रोड पे गाड़ी खड़ी थी तो घंटों को वेट करना पड़ता है। वो गाड़ी रख के शॉपिंग करने चला गया या कहीं और चला गया, तो उस चक्कर में पार्किंग के सामने भी गाड़ी खड़ी होती है, पीछे गाड़ी खड़ी कर देते तो पीछे आगे से गाड़ी पीछे जो आगे गाड़ी खड़ी हो पीछे नहीं निकल सकती। और वो ड्राइवर ढूंढो कहाँ गया ड्राइवर, या किसी बिल्डिंग में चला गया या किसी रेस्टोरेंट में चला गया या किसी कहीं में शॉपिंग पे चला गया, तो वो भी एक समस्या है। अगर कोई आदमी रहता है तो एटलीस्ट उसके पास नंबर आएगा ड्राइवर को, तो वो कॉल करके बुला सकता है कि हाँ ड्राइवर गाड़ी निकालनी है तो आके निकलवा दो, या कोई भी नहीं मिलता वहाँ पर। मैं होता है कि एक अलॉटेड पर्सन मिलता है कि ये एरिया से ये एरिया एक आदमी को दिया गया है, तो वहाँ एक आदमी रखा, तो वो मिलता नहीं है। तो वो एक समस्या है बहुत बड़ी जो ट्रैफिक को लेकर। मगर हम तो देखते हैं वहाँ जब जाते हैं तो देखते हैं पार्किंग बॉय जो है, जो पार्किंग की पूरी एरिया की देखरेख करता हुआ है, जब गाड़ी हम लगाते हैं निकालने जाते हैं तो तुरंत आ जाता है। उसको पैसे लेने के लिए पैसे लेने चाहिए उसको, उसके अलावा कोई देखरेख उसके अलावा कोई देखरेख नहीं। अभी आप देखिए मॉल में चोरी हुई थी कुछ दिन पहले, तो वैसे ही हुआ कि वहाँ पर भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वही है पार्किंग वाला खाली देखेगा कि पार्किंग लगी है, कितने घंटे लगी है, उसको पैसे लेने हैं। अगर उसमें चोरी हो जाए तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एट योर ओन रिस्क, एट योर ओन रिस्क मतलब आप इंश्योरेंस करा के रखिए। अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है तो आपको इंश्योरेंस से क्लेम करना होगा। हमारी सिर्फ जिम्मेदारी इतनी है कि पार्किंग में अपने गाड़ी लगाई, पार्किंग के आप पैसे दीजिए और आप चलते बनिए। यही आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, अभी मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखा था कि अभी हमारे जो मेयर साहब हैं और जो भी हैं उन्होंने अभी पहल एक नई पहल की है कि एक सिस्टमिक वे ऑफ पार्किंग करेंगे जिसमें उनको पीओएस मशीन दिया जाएगा। तो एक अच्छा फॉरवर्ड मूव है। एक टेक्नोलॉजी का यूज करके कहीं ना कहीं इसे नए ढांचे में लाने की कोशिश की जा सकती है। तो यह तो रही हमारे जैम की समस्या और पार्किंग की समस्या। लेकिन पार्किंग के बारे में जब बात हो रही थी, पार्किंग का इतना बृहद लेवल में, बड़े लेवल में जब सब कुछ किया जा रहा है, पार्किंग के जो जोन है वह भी नए जोन बनाए जा रहे हैं। मैंने देखा है कि अभी बर्धमान रोड और भी एक्सपेंड कर रहा है, जगह जगह पे पार्किंग जोन खुल रहा है। बावजूद उसके क्या आपको लगता है कि पार्किंग का जो स्पेस है सिलीगुड़ी शहर में वह जितना आवश्यक है उतना है या और रिक्वायरमेंट है उसमें? नहीं है, और आगे और भी ज़रूरत पड़ेगी। अब आप देखो कि किसी घर में एक गाड़ी क्या 4 गाड़ियाँ रहती हैं, 3 गाड़ी घर पे रहे, अगर 4 बंदे हैं तो 4 गाड़ी निकलेगी एक साथ। सबको एक जगह जाना होगा पर अपनी गाड़ी लेके जाएंगे। कोई मैं 7 बजे जाऊँगा, कोई मैं 6 बजे जाऊँगा, कोई 8 बजे जाएगा, तो उसकी एक समस्या है। तो अब 4 गाड़ी निकलेंगी तो 4 पार्किंग जगह चाहिए, तो वो समस्या रहेगी। क्योंकि और आगे भी ये प्रॉब्लम आती रहेंगी और बढ़ती रहेंगी। तो ये भी हमें एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा दोनों तरफ से, हमारी तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी, कि कोई एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि पार्किंग एक कॉमन जगह हो। बहुत जगह देखते हैं बड़ी सिटीज़ में। मैं फर्स्ट टाइम आफ्टर 42 ईयर्स ऑफ माई लाइफ मैं पहली बार विदेश गया, तो मैंने देखा कि कोई भी जगह का इम्प्रूवमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो मैंने जब वहाँ देखा फर्स्ट टाइम, इंफ्रास्ट्रक्चर इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग दैट अगर डेवलपमेंट चाहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज मस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी इज 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर वो है तो आपका डेवलपमेंट होगा, तो वो नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं होगा।
तो बता रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर पूरी तरह से विकसित ना हो तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट रुकेगा आपका। और जो हमारे साथ सिलीगुड़ी के साथ हो रहा है, फिलहाल हम ग्रोथ में है, बहुत रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं आगे आगे की ओर, मगर कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की जो समस्या है वह हमारे लिए कहीं ना कहीं रोड़ा बनकर हमारे सामने आ रही है, हमारी स्पीड को कम कर रही है। अगर हम यूं कहें कि स्पीड ब्रेकर के रूप में कार्य कर रही है तो वह कहना गलत नहीं होगा। मगर इसमें हमारा शहर क्योंकि पुराना शहर है, एक अनप्लान्ड शहर है। एक समय में जब बनना शुरू हुआ था उस समय मुझे लगता है कॉर्पोरेशन भी नहीं थी, म्यूनिसिपैलिटी भी नहीं थी, उस समय बना था। तो उस समय का जो ढांचा है वह जिसको जैसे मन में आया वैसे बनाया गया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप खालपाड़ा एरिया में देखोगे जो पुराने जो मकान है उनकी एक ही दीवार में एक मकान के साथ दूसरे मकान की दीवार एक ही है, दोनों एक ही है। हाँ, होता था बचपन में। मैं खालपाड़ा में रहा हूँ, मेरा बचपन वहीं बीता है। तो हमें बचपन में याद है कि हम कभी भी एक छत से दूसरे छत जाना होता तो हम कभी नीचे से नहीं जाते थे। हाँ। हम छत से छत लाम के 3-4 घर दूर पहुंच जाते थे। तो सबकी दीवारें कॉमन है, ठीक है। पहले कोई पार्किंग सिस्टम नहीं होता था कभी। अभी तो होता ना कि अगर आपको घर बनाना होता है, गाड़ियाँ नहीं होती थी बेसिकली। अभी खालपाड़ा में आप गाड़ी घुसा लो तो निकालना मुश्किल है, और अगर गाड़ी लगाना हो तो आपको घर के बाहर लगाना, तो वो एक समस्या है। उसकी वजह से रोड छोटी हो जाती हैं और वहाँ जाम लग जाता है। तो बता रहे हैं कि मेरी बात से सहमत है कि खालपाड़ा जो एरिया, खालपाड़ा मतलब वार्ड नंबर 8 और 9 की बात कर रहे हैं, उस इलाके में जो घर बने हुए हैं वह एक दूसरे से सटे हुए घर, एक ही वाल में कई घर ऐसे हैं जो एक ही वाल में बने हुए, लगातार एक ही सड़क पर अगर आप जाके देखोगे तो उसके किनारे में जो मकान है वो सारे ऐसे ही मकान है। और बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो पुराने समय के बने हुए हैं। फिलहाल उनमें कोई स्पेस नहीं है, न कोई स्पेस छोड़ा गया है, ना उस समय जरूरत महसूस हुई थी। क्योंकि स्पेस अब जब प्लान पास करवाने की बारी आई, जब कॉर्पोरेशन प्लान पास की बात आती है, अब जो रूल रेगुलेशन बने हैं उसके आधार पे बनना शुरू हुआ। उससे पहले यह रूल नहीं था, इसलिए यह सिटी अनप्लान्ड सिटी है। इससे अब सड़कों को बड़ा करना और ये सब थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये मृत तृष्णा के रूप में देखा जा सकता है कि अब आने वाले समय में हमें कैसे करना है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए और क्या उपाय हो सकते हैं? अगर हम सड़कें बड़ी नहीं कर सकते हैं तो आपके हिसाब से, आप तो बाहर भी घूमे हैं, बहुत जगह आपने देखी है, तो क्या इसका अल्टरनेट हो सकता है? सड़कें उतनी ही हैं, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? सड़कें उतनी हैं, उसके अलावा हमें एक जैसे कि मैंने आपके प्रीवियस प्रोग्राम्स देखे थे जहाँ पर लोगों ने मल्टी लेवल पार्किंग का जिक्र किया। जैसे कि अभी आप देखोगे दार्जिलिंग में जहाँ पर समस्या है बहुत ज़्यादा है पार्किंग को लेके, पर वहाँ पर भी आप देखोगे उन्होंने एक मल्टी लेवल पार्किंग स्टार्ट कर दी है। उससे कुछ नहीं तो हद तक थोड़ा राहत मिली है, मतलब इवन फॉर टूरिस्ट या लोग लोकल व्हीकल है कि वहाँ एटलीस्ट पार्क कर दो तो एटलीस्ट 100 गाड़ियाँ 200 गाड़ियाँ आराम से पार्क हो सकती हैं। बहुत सी जगह सिटीज़ है जहाँ पर प्लान सिटीज़ हैं, अभी पहले हो सकती है अनप्लान थी, अभी प्लान हो गई हैं, वहाँ पर अभी मल्टी लेवल पार्किंग सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। तो मे भी अपने सिटीज़ में ऐसी जगह को डेवलप किया जाए, जगह देखी जाए जहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग करी जा सकती है। एंड आई एग्री विद सुमित, कल का जो प्रोग्राम था जहाँ पर उन्होंने जिक्र किया कि मैक्सिमम जाम जो लगता है वो सेवक रोड हिलका रोड की तरफ लगता है, जहाँ पर मेनली बिजनेसमैन की कार्स होती हैं। हाँ, जिनको अगर हटा दिया जाए, वैसे होता है देखिए अगर आप सुबह 9 बजे निकलोगे तो पूरा रास्ता खाली मिलता है। द मोमेंट अब मैं 10 बजे निकलता हूँ घर से लेट ना, तो वहाँ जाम होना शुरू हो जाता है। वैसे अगर आप रात को 9 बजे बाद आओगे तो रास्ता खाली मिलेगा, और वैसे आप 7 बजे जाओगे तो रास्ता पूरा आपको घंटा लग जाएगा कराने में। तो वही चीज़ है कि ऐसा कुछ करा जाए जिससे वहाँ की जो गाड़ियाँ हैं या वहाँ का जो जाम है उसको कम करने के लिए एक कोई डेजिग्नेटेड एरिया हो जहाँ पार्किंग लगाया जाए। तो आई एग्री विद सुमित की उन्होंने जो बोला अच्छा प्रस्ताव था, उसको सोचा जा सकता है। तो सुमित जी भी बता रहे हैं कि कल जैसा सुमित ने हमें बताया था कि किस तरीके से अगर व्यापारी जो जिनकी वहाँ पर शॉप्स है, जिनकी वहाँ दुकानें हैं, वह खुद ही आकर सुबह जब लगाते हैं वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ लगाना शुरू करते हैं, उसके बाद वहाँ पर एक्स्ट्रा जो अगर कोई खरीदार आता है, कोई क्लाइंट आता है, कोई कस्टमर आता है, उनके लिए स्पेस नहीं बचता है। फिर वो रोड पे वो अलग तरीके से मतलब एक्स्ट्रा जो है एड ऑन करके रोड पे जो जाम लगता है उसकी वजह यही है। तो इसमें अगर ये प्रयास किया जाए, अगर उन्होंने कल कहा था कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर अगर इसको प्रयास करे तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ फायदा हो सकता है। सुमित जी, हम अक्सर बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, हम इस कार्यक्रम में भी लगभग चर्चाएं कर रहे हैं। आज लगभग 28वां एपिसोड है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, मुझे याद आ रहा है 28वां एपिसोड है जिसमें आप आए हैं, आप मेहमान बन के। हम लगातार चर्चा करते हैं। आपने देखा होगा कि सड़कों पर भी माने लोगों के जहन में जो सवाल रहता है उन चीज़ों को लेकर, हर तरह की समस्या को लेकर लोग चाय की गुमटी में बैठकर या कहीं पे भी कॉफ़ी शॉप में बैठकर चर्चाएं करते रहते हैं। मगर
इन चर्चाओं का मूल अगर स्रोत देखा जाए तो वो क्या होता है? पहला होता है सिलीगुड़ी की राजनीति, जो सबसे बड़ी चर्चा का केंद्र है वह होता है। दूसरा होता है कि सिलीगुड़ी के अंदर में व्यवसाय जो व्यापारी है वो करते हैं, और तीसरा होता है जाम की समस्या को लेकर, और चौथा होता है बहुत कम होता है जिसको ज्यादा होना चाहिए, वह है नेचर का बैलेंस, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। चाय पीते हैं, चाय की पत्ती कहाँ से आ रही है, चाय की पत्ती कौन तोड़ रहा है, कौन कितने पेड़ लगा रहा है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। इस पर चर्चा कितनी जरूरी है, इस नेचर के बैलेंस को, क्योंकि पेड़ों की संख्या तो कम रही है। देखिए, पेड़ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना तो पेड़ कटेंगे, तो वो एक चीज़ है कि जहाँ पर हमें अगर फ्लाईओवर्स बनाने हैं, जैसे अभी आप देख लो कि फ्लाईओवर बन रहा है, बनने स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पर बहुत सारे पेड़ काटे गए हैं। पर हाँ, आप देखोगे जो अभी जैसे ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसे पहले हम लोग दार्जिलिंग वगैरह जाते थे, हिल जाते थे, तो वहाँ पर आप देखोगे कि मौसम एक सुहाना होता था। पर अभी लास्ट समर सीजन में, अभी समर सीजन देखोगे तो अभी सुनने में आया कि वहाँ पर इतनी गर्मी पड़ रही थी कि वहाँ लोगों को पंखे लगाने पड़ रहे हैं। वहाँ पर मैं कुछ दिन पहले मैं कुछ दिन पहले कालीम्पोंग गया था अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ पर हमें लगा कि चलो वो लोग बाहर से आए थे तो उनको लगा विंटर्स में रेनी सीजन है तो ठंड मिलेगी। अनलकीली क्या हुआ, उनको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी विंटर्स क्लोज, बिना विंटर क्लोज ही वो चले गए। दे वर लाइक सैड कि हम लोग हिल स्टेशन आए और हमें कपड़े पहनने का मौका ही नहीं मिला। तो दिस इज अ साइन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और ये बहुत आगे जाके मतलब वेरी इंपॉर्टेंट इशू है वर्ल्ड के लिए, नॉट ओनली फॉर इंडिया या नॉट ओनली फॉर सिलीगुड़ी, जिसको बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अभी आप देखोगे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है सिलीगुड़ी में, और आप चले जाओ सुखना के बियॉन्ड, कितना टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है। बहुत लोग जाते हैं संडे को वॉक पे, साइकिलिंग में, तो आप देखोगे लोग जाते क्यों है, बिकॉज यहाँ पर इतनी पॉल्यूटेड एयर है, गंदगी। आप रोड पे वॉक करोगे तो देखेंगे बहुत जगह पॉचेस बने हुए हैं जहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी बॉक्सेस रखे हैं, पर वहाँ पर गंदगी नहीं डालते, गंदगी रोड पे मिलती है। एंड व्हाट हैपेंस कि वो गाय कुत्ते वगैरह सारे रास्ते में सुबह स्प्रेड आउट होता है, स्प्रेड कर देते हैं। तो इससे अच्छा क्या होता है कि वहाँ पर एक तो आप वॉकिंग स्पेस नहीं है, तो सब जाते हैं टूवर्ड्स हिल्स वॉक करने के लिए। अब वहाँ का मौसम इतना खराब हो गया कि क्योंकि वहाँ पर है थोड़ा है, बिकॉज ऑफ थोड़ा बचा है, क्योंकि वहाँ पर लोग अभी भी फॉरेस्ट एरिया, तो रेस्ट्रिक्शंस है, पेड़ नहीं कटेंगे। तो वो एक बची हुई जगह है जहाँ पर अभी भी थोड़ा, एटलीस्ट हम लोग लकी हैं कि हम लोग जिस जगह में रह रहे हैं वहाँ पर थोड़ा नेचर है। अदरवाइज आप मल्टी सिटी चले जाओ, वहाँ पर नेचर का नामो निशान नहीं है। बिकॉज देखिए दिल्ली चले जाओ, वहाँ पेड़ नहीं मिलेंगे आपको, बिकॉज वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। अभी बस इतना सिलीगुड़ी डेवलप करना होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पेड़ कटेंगे, पर हमें कुछ करना पड़ेगा एट आवर ओन लेवल, पर्सनल लेवल, कुछ लेवल पे, जिससे हमें नेचर को बचाया जा सकता है। नेचर को बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं किस तरीके से अगर हम खुद ही हमें कहीं ना कहीं स्टेप लेना होगा, और हम लगातार ये बात हर मेहमान से करते आ रहे हैं, और हमारा यह उनसे आग्रह भी रहता है कि वो भी अपने क्षेत्र में ये करें। आप डॉक्टर्स की भी कोई एसोसिएशन होगी, आप लोग भी इसके बारे में चर्चा तो करते होंगे कि जो एनवायरमेंटल जो चेंज हो रहा है, उसके जो इफेक्ट हो रहे हैं, उससे लोग कितने ग्रसित हो रहे हैं, इसके बारे में तो आप लोग चर्चा करते होंगे कहीं ना कहीं। देखिए ऑब्वियसली मेरी जो स्पेशलिटी उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता एनवायरनमेंट से, ठीक है। हाँ, पर ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स हेल्थ इफेक्ट हुआ तो पूरी बॉडी इफेक्ट होती है, तो जैसे लंग डिजीजेस होती हैं पोल्यूशन की वजह से, तो ऑब्वियसली चर्चा होती है, पर हम अपने लेवल पे कुछ करते नहीं है। मे बी समय का होता है या वट एवर रीजन विल बी देयर, पर हाँ मिलजुल के सबको करना जरूरी है, ये तो चीज़ है। तो मिलजुल कर करने की आवश्यकता है। चर्चाएं हर जगह होती है, मगर कहीं ना कहीं सार्थक होने में इससे बहुत समय लग जाता है, और यही वजह है कि हमारी जो लेट होती है, उस लेट की वजह से हो सकता है कि हमें कई गुना क्षति का सामना करना पड़ता है। हमारे जो बॉडी है, हमारे जो हेल्थ की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर है, भले ये डेंटिस्ट हो, मगर है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से, हेल्थ केयर के पेशे से हैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे जो शरीर है उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। और आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट किस चीज पर होता है? अगर पॉल्यूशन या एनवायरनमेंट की बात करूँ तो वो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, मेंटल और फिजिकल दोनों इफेक्ट होगा। अगर आप देखिए, अगर आपको फिजिकल हेल्थ इफेक्ट होती है, अगर फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो ऑब्वियसली यू विल बी अफेक्टेड मेंटली इनडायरेक्टली। अगर फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है तो इट विल अफेक्ट योर बॉडी सिस्टम, एंड उसकी वजह से आपका मानसिक संतुलन भी अच्छा नहीं रहेगा। और आजकल सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब बैठे हुए मेरे पास ही, मैं बताना चाहूँगा कि आजकल मेडिकल जो माने अगर आपको फैसिलिटी लेनी है, सेवाएं हैं, बहुत महंगी भी हो गई है। तो यह भी एक सबसे बड़ा विषय है कि अगर हम बीमार पड़ते हैं छोटे से कारण की वजह से, छोटा ही कारण कहूँगा, अगर हम चाहें
तो हमारी छोटी सी पहल इन्वायरमेंट को ठीक दुरुस्त कर सकती है। मगर बावजूद उसके ये कोशिश हम नहीं करते, लेकिन हम लाखों रुपए अपने हेल्थ के लिए खर्च कर देते हैं और इसका ही फायदा कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर को मिल रहा है। हेल्थ सेक्टर जो आज की डेट में एक बड़ा विशालकाय पहाड़ के रूप में स्थापित हो चुका है और कारण हम खुद ही हैं। डॉक्टर साहब, महंगा हो चला है आजकल हेल्थ सेक्टर, क्योंकि आप हेल्थ सेक्टर से हैं तो मैं यही कहूँगा कि महंगा हो चुका है। अधिकांश ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, कुछ सेवामूलक हॉस्पिटल भी आए हैं, सेवा से संबंधित हॉस्पिटल भी आए हैं। बावजूद उसके अगर पेशेंट एक बार अगर कहीं घुस जाता है तो मुझे लगता है कि उसे पैसे बनाने की मशीन के रूप में भी देखते हैं कई अस्पताल। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कई एक अस्पताल है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए? थोड़ी सेवामूलक भावना होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, वो तो आपने जैसे बोला कि हाँ ट्रीटमेंट महंगा हो गया। हाँ, महंगा हो गया बिकॉज फैसिलिटीज बढ़ी हैं। हाँ, पर ये है कि एट सडन लेवल हॉस्पिटल्स या एट पर्सनल लेवल मतलब हर जिसको ज़रूरत है उसको हमें राहत देनी चाहिए। मे बी हर किसी को ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है पर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो ज़रूरत नहीं कि उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या प्राइवेट हॉस्पिटल जाना हो। तो एट पर्सनल लेवल या कॉर्पोरेट लेवल पे जहाँ पर भी ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे वो टेस्ट की वजह से हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से महंगा हो गया हो या जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसकी वजह से महंगा हो गया हो, बिकॉज आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत एक्सपेंसिव जाती है। हाँ, जिनको ज़रूरत होती है उनके लिए कुछ राहत करके किया जा सकता है जिससे उनको भी फ़ायदा हो। नहीं, कल मैंने सुमित से बात की थी, क्योंकि सुमित भी कल जो मेहमान आए थे सुमित, वो किंग्स केयर से जुड़े हुए, किंग्स केयर अस्पताल से, तो उनसे मैंने बोला था, हम ये चर्चा भी कर रहे थे ऑफ कैमरा कि नॉर्मली क्या होता है, हम अगर गाड़ी सर्विसिंग में देते हैं ना तो वहाँ से भी हमें कॉल आता है कि भैया हम ये पार्ट्स चेंज करेंगे नहीं करें। मगर अस्पतालों में बहुत बार क्या होता है कि ये टेस्ट करना है, वो टेस्ट करना है, इसके बारे में पूछा भी नहीं जाता है। मतलब पूरी तरह से मोनोपोली कहीं ना कहीं होता है। बहुत बार हमारे पास ऐसे फोन कॉल आते हैं कि भैया हमें पता ही नहीं था, हमें हमारे पेशेंट को एडमिट किया गया, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिनके बारे में हमें बताया भी नहीं गया। तो ये क्यों होता है? क्या इन्फॉर्मेशन क्या रिक्वायर नहीं है? मेडिकल हेल्थ का अपडेट क्या जरूरी नहीं है पेशेंट के जो परिवार है उनको? कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले कंसल्ट लिया जाता है। अगर हम भी कोई पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं तो हम कंसल्ट लेते हैं कि हमें एक्सरे करना है, करें कि नहीं करें। हाँ, आप बताओगे? हाँ, बताते हैं। तो ऑब्वियसली हर हॉस्पिटल में एक प्रोटोकॉल होता है कि हाँ कंसल्ट किया जाता है और एक फॉर्म होता है जिसमें कंसल्ट साइन होता है। मे बी लोग पढ़ते नहीं, जैसे अभी कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, कोई इतने सारे पॉइंट्स कोई पढ़ता नहीं है। ये पॉइंट की बात बता रहे हैं, ये मुझे तो उसमें एक पॉइंट होता होगा कि इमरजेंसी में अगर हमें कुछ टेस्ट करने हो तो आप अलाउ करेंगे। बहुत बार क्या होता है फिर हम टेस्ट करेंगे, फिर ट्रीटमेंट करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ इमरजेंसी केसेस की, नॉट फॉर रेगुलर केसेस। रेगुलर केसेस के लिए तो आपको ऑब्वियसली आप भी डॉक्टर ज़्यादा पूछोगे ये टेस्ट जरूरी क्यों है ना। आजकल देखिए, जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है वो ऑलरेडी हाफ नॉलेज देके जाता है गूगल के थ्रू कि हाँ मेरे को पेट में दर्द हुआ। मेरे पास आते हैं पेशेंट, मेरे मुंह में छाला है, तो पहले से इमेजिन करके आता है कि ये कैंसर के लक्षण। आधा डॉक्टर बन के आता है, आधा डॉक्टर बन के आता है, जो कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस जैसे बोलते हैं ना। तो वैसे ही लोग आधी नॉलेज लेके आते हैं गूगल से, उनको पता होता है कि हाँ मेरा पेट में जाता है तो मुझे यूएसजी कराना है, ये कराना, वो कराना है। पर ये बात हो रही है इमरजेंसी केसेस के लिए, जहाँ पर हम हो सकता है कि बहुत बार वेट नहीं करते। बहुत बार होता है कि इन्फॉर्म कंसल्ट लेना होता है एज ए लीगल प्रोसीजर कि हमें ये टेस्ट जरूरी है। और बेसिक टेस्ट क्या रहते हैं, हाँ होता है कभी कभी, देखिए मैं क्यों होता है क्या होता है मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा सकता, पर हाँ पर बहुत बार जो होता है कंसल्ट लेते हैं हर चीज़ के लिए। इवन आपका कोई सामान आता है उसके लिए भी साइन होता है कि ये सामान आया है, ठीक है। और सेकेंडली कोई भी टेस्ट होता है उसके लिए इमरजेंसी लिखा था कंसल्ट कि भाई कोई इमरजेंसी में हम कुछ करना पड़ा तो आपको इन्फॉर्म कर दे फोन। इमरजेंसी के लिए पर्पस के लिए एक अलग फॉर्म एक होता है, हाँ होता है, प्रोटोकॉल होता है कि हाँ भैया अब वेट करेंगे। बहुत होता है कि एक प्रोटोकॉल होता है कि भैया जब पेशेंट एडमिटेड होता है तो इस दिन ये टेस्ट होने जरूरी है। एज ए प्रोटोकॉल हमें पढ़ाया जाता है कि हाँ कोई अगर कोई हम प्रोसीजर करते हैं फर्स्ट डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे, हमें ये टेस्ट करना जरूरी है टू सी द पेशेंट्स प्रोग्रेस कि पेशेंट ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। तभी हम पेशेंट को पार्टी को अपडेट कर सकते हैं। बहुत बार होता है वो टेस्ट हमें और टाइमिंग में करना होता है, तो उसके लिए जरूरत नहीं 24/7 पेशेंट की अटेंडेंस अवेलेबल हो। तो वो एक रीज़न है कि जहाँ पर आपने जो कहा कि अननेसेसरी टेस्ट लिखे जाते हैं या अननेसेसरी दवाइयाँ की जाती हैं, वो चीज़ मैं इस बात पे डिटेल में नहीं बोल पाऊंगा कि क्यों होता है ऐसा, पर हाँ जहाँ होता है वहाँ पर कंसल्ट जरूरी होता है। तो सुमित जी बता रहे हैं कि कंसर्न लिया जा सकता है और लिया जाता है, ऐसा मानना है। तो जो दर्शक इसको देख रहे हैं उन्हें समझना होगा कि हो सकता है
कंसर्न लिया जाता हो, पहले से ही उनसे एक फॉर्म पे साइन करवा लिया जाता हो। और मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, जैसे कि होता है ना, जैसे कि अगर सिलीगुड़ी में ये इंसिडेंट हो रहा है तो इशू हो जाता है, पर अगर ये इंसिडेंट चेन्नई में जाकर होता ना, कोई इशू नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर ये हॉस्पिटल आपने ट्रीटमेंट सिलीगुड़ी में कराया, वहाँ पे एक डॉक्टर ने टेस्ट एक्स्ट्रा लिख दिया, तो इसका बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, अरे मेरे को एक टेस्ट एक्स्ट्रा लिख दिया। पर यही टेस्ट आपको चेन्नई में जाके आप करा रहे हैं। मेरे पास पेशेंट आते हैं, ट्रीटमेंट वहाँ कराया, पर मेरे पास फॉलोअप पे आते हैं। क्यों आते हैं? हमको वहाँ ट्रीटमेंट अच्छा हुआ, तो फॉलोअप यहाँ पर अच्छा होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बोथ द फॉल्ट्स ऑफ बोथ द वेज। ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स हमेशा फॉल्ट पे होते हैं, व्हाई नॉट पेशेंट्स? हाँ, वो तो बोथ साइड। हाँ, फिर बाद में पेशेंट बोलता है कि सर हम तो इतना दूर कैसे जाएगा, पैसा खर्च होएगा। व्हेन ही कैन गो फॉर ट्रीटमेंट, लाखों रुपए खर्चा करके ट्रीटमेंट जा सकता है, तो फॉलो पे जाइए। मेरे कहने का मतलब ये है, तो आप सिर्फ पेशेंट नजरिए देख लो, आप डॉक्टर की नजरिए नहीं देख रहे। वही इसीलिए मैंने बात की, तभी तो इतनी बातें निकल के आई, क्योंकि मैं हमारे पास जो फोन आते हैं वो पेशेंट के आते हैं, डॉक्टर तो कभी फोन करते नहीं कि भाई उसने ऐसा किया, वो नहीं करते हम कंप्लेन नहीं करते। पेशेंट्स आर लाइक, देखिए पेशेंट्स का फीडबैक से ही हम अपना करियर बनाते हैं, उनकी खुशी हमारी खुशी है। अगर पेशेंट को कोई दर्द नहीं जाता तो हम रात को नहीं सो पाते, सही बता रहा हूँ, फैक्ट है। अगर पेशेंट सोचता ही नहीं डॉक्टर ने तो इलीगली मतलब या कुछ ट्रीटमेंट खराब कर दिया, दैट अफेक्ट्स आवर मेंटल स्टेटस आल्सो, इट अफेक्ट्स अस आल्सो, इट अफेक्ट्स आवर फैमिली आल्सो। अगर हम अच्छे नहीं होंगे तो ऑब्वियसली फैमिली को भी लगेगा ही नहीं कि समथिंग इज रॉन्ग, तो वो अफेक्ट करता है हमें। मतलब इफ पेशेंट इज गुड, वी आर हैप्पी। अगर पेशेंट हमसे खुश है, हम डबल खुश रहते हैं, उनकी सेटिस्फैक्शन इज आवर सेटिस्फैक्शन। तो डॉक्टर सुमित ने बहुत अच्छी बात कही और कहा कि डॉक्टर जो है वो सेटिस्फेक्शन लेवल जो होता है उनका पेशेंट का जो सेटिस्फेक्शन है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। कहीं ना कहीं ये हमेशा ये सोच कर चलते हैं कि हाँ, हमारा पेशेंट अगर खुश है और स्वस्थ हो रहा है तभी जाके उन्हें भी आराम मिलता है। मगर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स के भी हमारे पास में आते हैं। देखिए 100% सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो समय पर पेशेंट को देखने के लिए भी नहीं आते। ऐसे भी बहुत बार कंप्लेन आई थी। और कोविड के दौरान मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कई ऐसे डॉक्टरों के बारे में कंप्लेन आई थी कि वह उन्हें देखने नहीं जा रहे हैं। और कुछ ऐसे डॉक्टर थे जो सब कुछ भूलकर, कोविड को भी भूलकर पेशेंट के पास जाते थे, उनकी मदद करते थे या उनसे फोन पे कन्वर्सेशन करते थे और पैसे भी नहीं लेते थे। फ्री ऑफ कॉस्ट में भी बहुत सारे मेरे पास जब हमने कोविड के बाद स्टार्ट किया प्रैक्टिस, तो ये था कि हम लिमिटेड पेशेंट देखेंगे, बाकी ऑन द फोन। मैंने आई हैव नॉट चार्ज सिंगल पर्सन मनी ऑन ओवर द फोन कंसल्टेशन। अभी भी मैं किसी से ओवर फोन कंसल्टेशन नॉट सिंगल चार्ज, ऑनलाइन कंसल्टेशन में कोई पैसे चार्ज नहीं करता। अभी भी रात को फोन आता है, मेरे को दांत में दर्द है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये दवाई ले लो, कल आके दिखाए ना। आई डोंट चार्ज फॉर, नहीं पहले पेमेंट करो फिर मैं आपको दवाई दूंगा। इन कोविड टाइम मैंने किसी से भी ऑनलाइन कंसल्टेशन, बहुत लोग बोलते हैं सर आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं फिर आप दवाई लो, तो जरूरत नहीं, आप दवाई लीजिए ठीक हो जाएगी। नहीं, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। आपने जो बताया कि आपने फीस नहीं ली या आपने अगर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर भी थे जिन्होंने एडवांस पैसा लेकर 5-5 हज़ार रुपये फीस लेकर दिया है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ऐसे उस समय में हमारे पास आए थे। अब हो सकता है वो कितनी सच्चाई हो मुझे नहीं पता, मगर कॉल्स आते थे, लोग कहते थे कि सर ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ। हम जब बात करते हैं तो वो बोलते हैं आप 5,000 रुपये फीस भेजो, गूगल पे करो या ये करो, उसके बाद हम आपको प्रिस्क्राइब करेंगे या दवाई बताएंगे। तो ये एक अमानवीय तरीका था मुझे लगता है। अगर हुआ है तो मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ कि सत्यता कितनी है मुझे नहीं पता, मगर अगर ऐसा हुआ है तो अमानवीय चीजें हैं, क्योंकि डॉक्टर को भी शपथ दी जाती है अपने कार्य की, जिसके लिए कि उन्हें सेवा की शपथ ली जाती है। सेवा की शपथ दी जाती है आप लोगों को? दी जाती है। हिपोक्रेटिक ओथ बोलते हैं। हाँ, तो उसका मतलब क्या होता है? सर्विस टू ह्यूमन मैनकाइंड। सर्विस टू, पैसे बाद में आएंगे ऑब्वियसली, पैसे बाद में आते हैं, दैट इज ऑब्वियसली। पैसे कोई भी सर्विस हो, चाहे वो मेडिकल एडेड सर्विस हो या कोई भी अदर टाइप ऑफ सर्विसेज हो जहाँ पर मैनकाइंड का इम्प्रूवमेंट हो, तो पैसा ऑब्वियसली सेकेंडरी चीज़ है। क्योंकि आज भी मैं कह रहा हूं कि हमारे भारतवर्ष में डॉक्टर को भगवान के रूप में देखा जाता है। डॉक्टर को भगवान के बाद दूसरा जो व्यक्ति है जो यहाँ पर है धरती में, उसको देखा जाता है। पर आजकल आप देखेंगे मीडिया में आता है कि डॉक्टर की भी सबसे ज्यादा पिटाई होती है। अगर उसका कारण मैंने क्या कहा, सिक्के के दो पहलू। हाँ, सिक्के के दो पहलू। आप ये नहीं बोल सकते कि 100% डॉक्टर सही है, ये नहीं बोल सकते 100% लोग भी सही है। फिर भी देखिए होता क्या ना, वी आर ट्रीटेड एज गॉड बट वी नॉट गॉड। मतलब ये नहीं कि आप हमारे पास आओगे इस पेशेंट को इस हालत में लेके कि जहाँ पर पेशेंट की हालत बहुत खराब है, तो जरूरी कि उसको हम बचा सकते। वी आर नॉट गॉड। आपने एक दर्जा दे दिया, पर हम उस दर्जे हम ट्रीटेड होंगे, पर हम है तो ह्यूमन बीइंग ही।
वी ऑल्सो फॉलो सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस जो हमें पढ़ाया गया उसी को हम अप्लाई करते हैं। पर उस स्थिति में आप आते हैं जो कि बियॉन्ड चली जाती है, जहाँ पर हम बचा सकते हैं, उस स्थिति में भी अगर डॉक्टर गलत माना जाए तो वो गलत नहीं है। नहीं, डॉक्टर गलत नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरा भी यही मानना है कि डॉक्टर गलत नहीं हो सकता है। 100 में से अगर 1-2% वैसे हों तो उनके कारण पूरी जमात को ही कहीं ना कहीं पूरी फ्रेटर्निटी को ही भोगना पड़ता है। वैसे ही जो जनता है वह भी पूरी खराब नहीं है, उसमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसा कर देते। और सबसे बड़ा होता है कि आवेश के बस में आकर कई बार ऐसा होता है कि सेंटिमेंट की बात होती है, जब ऑब्वियसली घर का किसी एक क्लोज आदमी सडनली डेथ हो जाती है, कोई खराब हो जाता है पेशेंट, तो ऑब्वियसली आउट ऑफ इमोशन रिएक्शन निकलता है ना। तो वो चीज़ होती है। आजकल देखते हैं टीवी में देखता है कि हॉस्पिटल पे पत्थर फेंक रहे हैं, डॉक्टर्स को मार दिया गया है, यूपीज वगैरह में आप देखो बहुत जगह आता है न्यूज़ में, तो ये हो रहे हैं इंसिडेंट्स वगैरह। मगर अभी तो खैर कानून भी आ चुका है डॉक्टर की सेफ्टी के लिए, अस्पताल की सेफ्टी के लिए कानून भी आ चुके हैं। खैर ये एक सोशल इनिशिएट है या सोशल भावनाएं हैं जो मन के अंदर में हमारे रहती है, जिसको हमें डेवलप करना होगा। डॉक्टर हो या चाहे जनता हो, दोनों को परस्पर ये सोचना पड़ेगा कि हम आखिरकार इंसान है, हम हैवान नहीं बन सकते, हम जानवर बनकर एक दूसरे पे हमला नहीं कर सकते। हमें कानून भी है, कानून व्यवस्था है जो कि अगर कुछ गलत होता है तो उसको देखरेख करेगी। तो डॉक्टर साहब अब काफ़ी लंबा समय हो गया, अब चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आपके मन में क्या है कि सिलीगुड़ी के लिए कुछ ऐसा खास होना चाहिए। दो सवाल है। एक सवाल तो यह है कि पहला मैं कर लूँ जो मैं भूल गया हूँ कि सिविक सेंस के लिए कितने नंबर देंगे आप हमारे सिटीजन्स को 10 में से? जरूरी सवाल 5 देंगे, बिकॉज हम भी हैं उसमें। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी क्या बोले जिम्मेदारी लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि अगर थोड़ा पहल प्रशासन ले, थोड़ा पहल हम ले, तो दोनों मिलके इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर ट्रैफिक हो रहा है तो प्रशासन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, समय लगेगा डेवलप करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। पर अगर हम थोड़ी पहल अपनी तरफ से भी लें तो थोड़ा हो सकता है इम्प्रूवमेंट आ जाए। थोड़ा ट्रैफिक सेंस देख लें कैसा होता है, थोड़ा सा हो सकता है। तो डॉक्टर साहब 5 दे रहे हैं नंबर, क्योंकि हम भी इसी में पढ़ते हैं। तो डॉक्टर साहब का भी ये मानना है कि ट्रैफिक सेंस को ठीक करने की आवश्यकता है हमारे जो नागरिक है उन्हें, और साथ ही साथ की जो हमारा जो सबसे बड़ी बात है जो ट्रैफिक के मामले में अगर देखेंगे ना, मैं और दूसरी बात को नहीं कहूँगा, डॉक्टर साहब भी सहमत होंगे इससे कि हमारा जो सिविक सेंस है वह ट्रैफिक के मामले में सबसे खराब है। बाकी चीज़ों में फिर भी हम थोड़ा बहुत बैलेंस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत नंबर उसमें ज़्यादा आ सकते हैं, 7, 8, 9 भी आ सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक के मामले में तो 5 ये देंगे। मैं भी शायद हो सकता है उससे नीचे ही दूँ, मैंने भी देखा है और हम लोग सभी उसमें शामिल हैं। अब डॉक्टर साहब क्योंकि वक्त काफ़ी लंबा हो गया, अब मैं चाहूँगा कि आप सीधे तौर पे हमारे दर्शकों से जुड़ के नमस्ते सिलीगुड़ी कह के अगर कोई आवेदन करना चाहते हैं, कोई प्रतिवेदन करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, आपके मन में जो है आप कैसे? लास्ट में मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि सिलीगुड़ी का डेवलपमेंट हो और हम सब अच्छे एनवायरनमेंट में रहें, तो हमें सब मिलजुल कर एक साथ प्रयास करना चाहिए। एंड अलॉन्ग विद द प्रशासन कि अगर हम मिलके करें काम तो ऑब्वियसली हम एक अच्छा सुंदर सिलीगुड़ी का निर्माण कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है तो वो भी डेवलप होगा, और साथ साथ में हमें जैसे पता है कि सिलीगुड़ी इज़ द चिकन नेक ऑफ द कंट्री, और ये एक बहुत प्रिसाइज लोकेशन है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो हमें इस सिलीगुड़ी को सुंदर बनाना है। सो मूव फॉरवर्ड एंड हेल्प यू टू गो ग्रीन। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ आज जुड़े हुए थे हमारे मेहमान डॉक्टर सुमित अग्रवाल, जो कि डेंटिस्ट हैं, दंत चिकित्सक हैं और समाजसेवी भी है, काफ़ी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं और लगातार कोविड के दौरान भी इन्होंने काफ़ी सराहनीय कार्य भी किए हैं। चाहे वह राहत सामग्री की बात हो, उसमें भी इनके जो संगठन है मारवाड़ी मंच है, और साथ ही साथ जो लायंस यूनिटी है उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और साथ ही साथ अपने पैसे के प्रति भी काफ़ी ईमानदारी के तौर पे इन्होंने अपना जो कर्तव्य निभाया था उस दौरान भी। और आज भी सिलीगुड़ी शहर में ऐसे रोड में इनका क्लिनिक है जहाँ काफ़ी लोग आते हैं और काफ़ी सराहना करते हैं इनके पैसे की, इनके कार्य की। तो ऐसे ही इनके जो सुझाव है, अगर आपको लगता है, अगर हम प्रशासनिक तौर पर बात करें या फिर हम नागरिक के तौर पर बात करें, अगर आपको लगता है तो आप कहीं ना कहीं इनके विचारों से सहमत हो तो जरूर उन पर थोड़ा भी हो अमल करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हमारा शहर और ज़्यादा समृद्ध हो और ज़्यादा विकासशील हो, ताकि हम और अपना जो भविष्य है उसको और ज़्यादा बेहतर करके छोड़कर इस शहर को जा पाएँ।
और आने वाले समय में लोग हमारे जब बाहर से जो लोग आए या हम बाहर जाएं तो हमें नमस्ते सिलीगुड़ी कह के संबोधन करें, जिससे कि हमारे शहर का नाम और भी आगे बढ़ चढ़कर आगे बढ़े। तो धन्यवाद, और आप देखते रहिए हमारे इस तरह के जो कार्यक्रम है उन्हें, और सराहना करते रहिए हमारे कार्यक्रमों की। अगर आपको लगता है कि कार्यक्रम में कुछ गलती है तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। कोई भी 100% अपना दे नहीं पाता है, कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। तो आप देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।